गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गायत्री गहलोत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पेपर 4 बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसका 4th यूनिट हमने स्टार्ट किया था, और आज मैं उस 4th यूनिट के सेकंड सब पॉइंट रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, कमीशन एंड पॉलिसी, यानी वैल्यू एजुकेशन में आयोग, समितियाँ तथा उसकी सिफारिशों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद में शिक्षा के प्रति अनेक समितियां आई, जिसमें अलग अलग आयोग, शिक्षा के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई समिति, महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा के प्रति योजना बनाई गई, जो स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1937 में उन्होंने शिक्षा में वैल्यू एजुकेशन यानी मूल्यपरक शिक्षा के ऊपर अपने विचार रखे। उन्हीं के आधार पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी रिपोर्ट, जिसको वर्धा योजना यानी 1938 में रखी, जिसको वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी प्रमुख सात सिफारिशें कहो चाहे या 7 प्रमुख शर्तें कहो, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और वो 7 प्रमुख शर्तें क्या थी? नंबर 1, 7 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। नंबर 2, उद्योग पर आधारित केंद्रित शिक्षा प्राप्त की जाए। नंबर 3, शिक्षा मातृभाषा पर आधारित हो। नंबर 4, शिक्षा अहिंसा तथा नैतिक शिक्षा पर आधारित हो। और नंबर 5, शिक्षा एक समनिष्ठ समाज के आधार को महत्वपूर्ण स्थान रखे, या उसमें कह सकते हैं स्वावलंबन की शिक्षा, यानी उस शिक्षा में स्वावलंबन की शिक्षा पर जोर। और लास्ट है, पाठशाला का वातावरण सहयोग पर आधारित हो, ताकि छात्र सहयोग आधारित समाज का विकास कर सके और उनके समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। ये जो वर्धा योजना बनाई गई थी, उसकी 7 प्रमुख सिफारिशें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। गांधी जी धार्मिक शिक्षा में धर्म पर आधारित शिक्षा को मानते थे। वो धर्म को स्थान देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा में बुनियादी शिक्षा को शामिल किया, न कि धार्मिक शिक्षा को। उन्होंने बालकों को नैतिकता तथा अहिंसा पर बल देने वाली शिक्षा को विशेष स्थान दिया। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी शिक्षा का चलन था। अंग्रेज़ों ने अपने शिक्षा की अनेक संस्थाएं चलाई, परंतु गांधी जी ने नैतिक तथा मूल्यों की शिक्षा पर जोर दिया, ताकि बालक का नैतिक तथा चारित्रिक विकास हो सके। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो शिक्षा समितियाँ बनाई गई, उसमें मूल्यों की शिक्षा को यानी मूल्यपरक शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया, जिसमें बालक का नैतिक तथा चारित्रिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विकास हो सके। तो मूल्यपरक शिक्षा पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विशेष बल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद में 1952 तथा 53 में बाबू लक्ष्मण सिंह स्वामी द्वारा एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसमें व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग देने की शिक्षा को महत्व दिया गया, ताकि विद्यार्थी आपस में पारस्परिक सहयोग कर सके। उनमें अनुशासन, पारस्परिक सहयोग तथा स्वचेतना तथा सामाजिक संवेदना की आदतें ढालनी चाहिए, जो प्रजातंत्र में बालक के जीवन के विकास के लिए आवश्यक होती है। 1960 में महाराष्ट्र के गवर्नर श्री सी प्रकाश की अध्यक्षता में बालकों को धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा देने के बारे में सिफारिशें देने के लिए भारत सरकार में महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया, जिसमें बल दिया गया कि व्यक्तियों को चारित्रिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर, उनके नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाए। उसके बाद में 1964 और 66 में डॉक्टर DS कोठारी
DS कोठारी यानी दौलत सिंह जी कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शिक्षा और आधुनिकीकरण पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोठारी साहब की रिपोर्ट का सार ये था कि बालक को नैतिक तथा सामाजिक विकास के लिए, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए वो कदम उठाना चाहिए भारत सरकार को, जो इस समिति में अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए। सभी धर्मों के उत्तम मूल्यों के लिए कहानियों के रूप में समृद्ध तथा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये डॉक्टर DS कोठारी का 1964 में बनी समिति का मेन सुझाव या सिफारिश थी, जो केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा उन्होंने ये कदम उठाने के लिए कहा। 1960 में लोकसभा के कुछ सदस्यों की एक समिति ने 1966 में लोकसभा के कुछ सदस्यों की समिति ने विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण, मानवता, समानता और विश्वव्यापी धार्मिक सहिष्णुता और मूल्यों को बनाने पर बल दिया गया। 1960 में और 1991 में NCERT ने शिमला में एक सम्मेलन किया, जिसमें यह निर्णय किया गया कि सभी शिक्षकों को मूल्य केंद्रित शिक्षा सिखाई जाए और विद्यार्थियों के उत्तम चरित्र बनाने के लिए सभी प्रकार के पाठ्योत्तर क्रियाकलाप है वो उसमें शामिल किया जाए। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए डॉक्टर राम मूर्ति समिति का निर्माण किया गया या उसका गठन किया गया। उनके प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के लिए या राष्ट्रीय शिक्षा के पर्यवेक्षण के लिए प्रजातंत्रीय, वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक मूल्य, वैज्ञानिक तथा मानवतावादी शिक्षित कार्यक्रमों को देने की सिफारिश की गई। अब हम इन समितियों के बाद में चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह उल्लेखित है कि हमारा राष्ट्र बहुलवादी है तथा उस राष्ट्र में राष्ट्रवादी तथा सार्वभौमिक शाश्वत मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए, जो हमारे लोगों में एकता की ओर उन्मुख हो। इस मूल्य शिक्षा में धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, हिंसा और बाकी सारी चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया गया और रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और भाग्यवाद जैसी चीज़ों को समाप्त किया गया और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए सशक्त साधन बनाने को कहा गया। नीति में राष्ट्रीय शिक्षा की आत्मनिर्भरता की अंतिम गारंटी माना गया। भारत की उभयनिष्ठ धरोहर प्रजातंत्र, समतावादिता तथा धर्मनिरपेक्ष जैसे मूल्य, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक बाधाओं की समाप्ति तथा छोटे परिवार के मानक, वैज्ञानिक स्वभाव की समानता और जिज्ञासा को बढ़ावा मिल सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्र के विकास और नैतिकता के विकास पर बल देने की अनुशंसा की गई। अब हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो मूल्य शिक्षा के संबंधित मुद्दे से जुड़े हुए हैं। अब मूल्य शिक्षा से संबंधित मुद्दों पे हम आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लैंगिक मुद्दे। चूँकि आपको पता है कि लड़के तथा लड़कियों के आनुवंशिकता में विभिन्नता है। लड़के और लड़कियां अलग अलग होते हैं। अलग अलग लिंग होने के कारण, उनके अलग अलग जेंडर होने के कारण अनुकूल वातावरण में उनका प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण होता है और लैंगिक विभेद उनके मूल्यों के विकास को प्रभावित करते हैं। 1992 में चांद ने अपने शोध में यानी अपने रिसर्च में यह निष्कर्ष निकाला कि लड़के तथा लड़कियों में धार्मिक ज्ञान, सामाजिकता, प्रजातांत्रिकता, सौंदर्यता, सुख, समाज, परिवार प्रतिष्ठा, उनके सौंदर्य गुण
तथा स्वास्थ्य के मूल्यों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन लड़कों की तुलना में लड़कियों के सौंदर्यपरक मूल्य ज़्यादा होते हैं और लड़कियों की तुलना में लड़कों का बल, आर्थिक तथा शक्ति लड़कियों से श्रेष्ठ होते हैं। यानी बल, राष्ट्रीय वो जो शक्ति होती है, वो आर्थिक शक्ति होती है, वो लड़कियों से थोड़े श्रेष्ठ लड़कों के मूल्य होते हैं। नेक्स्ट अपना सेकंड पॉइंट है दबाव। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो मतलब कष्टप्रद होते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते हैं, तो उस वातावरण में विद्यार्थी अपने आप को बड़ा कठिन परिस्थितियों में समझता है और बड़ा कष्टप्रद महसूस करता है। इस कारण उनकी शारीरिक क्रिया प्रणाली भी प्रभावित होती है। अनेक कारणों में वो पर्यावरणीय मांग के अनुसार अनुकूलन करने से भी प्रभावित होते हैं। लड़के तथा लड़कियों में दबाव की जो भावना है वह लड़कों के मूल्यों को प्रभावित करती है, जैसे कि लड़का बाहर जा सकता है, लड़का कमाने जा सकता है, लड़का वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होने के कारण वो मेहनत का कार्य कर सकता है। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता है, लड़कियां दबावग्रस्त ज़्यादा होती है। दबावग्रस्त इसलिए दबाव की स्थिति में आ जाती है क्योंकि लड़कियों को सौंदर्यपरक मूल्य ज़्यादा विकसित होते हैं, तो लड़कियां घर के कार्यों में ज़्यादा मतलब योग्य होती है। तो घर के कार्यों में लड़कियों का होना और बाहर के कार्यों में लड़कों का होना, ये दबावग्रस्त परिस्थितियाँ होती है जो हमेशा लड़कों तथा लड़कियों के मूल्य को, विकास को प्रभावित होने में, उनके अनुकूलन में उनको प्रभावित करती है और उनके विकास को रोकती भी है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है नशीले पदार्थों का सेवन। अब नशीले पदार्थों के सेवन में हम कहेंगे आपको, कई बार विद्यार्थी अपने दुखद अनुभवों का दमन नहीं कर पाता, वो अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है, उसके अंदर मानसिक द्वंद्व होते हैं, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण वह नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है और इन नशीले पदार्थों के सेवन करने के चक्कर में वह कुसंगति में पड़ जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का जो मूल्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं। सन 1992 में गौतम ने ड्रग्स लेने वाले विद्यार्थियों को, चाहे वो विज्ञान संकाय का हो, चाहे वो फैकल्टी कला का हो, यानी कला तथा विज्ञान के संकाय वाले विद्यार्थियों में, ड्रग्स लेने वाले विद्यार्थियों में व्यक्तियों के मूल्य में कोई विशेष अंतर नहीं बताया है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है आयु। आयु विद्यार्थियों के मूल्यों को प्रभावित करता है। सीबिया में 1990 के अनुसार कहा गया है कि 7 तथा 8 वर्ष के आयु के जो बालक होते हैं वो बच्चे ईमानदारी, आज्ञा पालन, बड़ों का सम्मान, सबके साथ सहयोग से रहना, समानता, दयालुता, आत्मसम्मान, आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण, ध्यान केंद्रण, क्षमा, समानता तथा क्षमाशीलता के मूल्यों से परिचित थे। वे जिज्ञासा, न्याय, सहायता, सत्य, अहिंसा तथा तार्किक चिंतन को मूल्य नहीं मानते थे और 11 तथा 12 वर्ष के बच्चों के मूल्य भी 7-8 वर्ष के बच्चों के मूल्य के समान ही होते थे, परंतु वे आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण, ध्यान केंद्रण आदि शक्ति से, साहस तथा सहयोग का कम पक्ष लेते थे और 14 तथा 15 वर्ष के बच्चों के मूल्य 11 तथा 12 वर्ष के मूल्यों के समान, 11 तथा 12 वर्ष की आयु के बच्चों के मूल्य के समान उनके मूल्य थे, जैसे ईमानदारी, दयालुता, सहनशीलता, आत्मानुशासन, आत्म केंद्रीकरण, ध्यान केंद्रीकरण, सृजनात्मकता का पक्ष कम लेते थे, परंतु सहायता तथा किसी के सहयोग के लिए वह तत्पर रहते थे और वो उन चीज़ों में अधिक चेतन होते थे। अब कुछ शोध यानी कुछ निष्कर्ष ये बताते हैं कि आयु व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित नहीं करती, लेकिन कुछ शोध, कुछ रिसर्च जो है वो बताते हैं कि आयु जो होती है बालक के मूल्यों को प्रभावित करती है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि। अब बुद्धि मूल्य को कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः ये माना जाता है कि अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं या मूर्त बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो तर्क का सहारा अधिक लेते हैं। इस कारण उनके मूल्य सामान्य तथा
कम बुद्धि वाले व्यक्तियों से श्रेष्ठ होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि 11 तथा 12 वर्ष वाले बच्चे जो कम बुद्धि के होते हैं वो अक्सर बड़ों के प्रति सम्मान और उनके आदर के प्रति वह सहयोगी और ज़्यादा उनके प्रति मतलब वो क्या कहते हैं विमुख होते हैं। और 14 तथा 15 वर्ष की आयु वाले बच्चे उच्च बुद्धि वालों की तुलना में आत्मनियंत्रण के मूल्यों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सामाजिक तथा आर्थिक स्तर। अब चाहे वो व्यक्ति छोटी आयु का हो, चाहे बड़ी आयु का 7-8 वर्ष की आयु का हो, चाहे 11 वर्ष की आयु का हो, चाहे 11 से 15 वर्ष की आयु हो, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर व्यक्ति के विकास के या व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। अब इस मूल्यपरक शिक्षा में हम पढ़ेंगे अपना लास्ट पॉइंट, पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण या पारिवारिक स्थितियाँ होती है जो व्यक्ति को किस प्रकार से उनके मूल्यों को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। क्योंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। परिवार में रहकर बालक सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का विकास हो, चाहे बालक का खुद का सर्वांगीण विकास कहते हैं, चाहे बालक का विकास कहते हैं, वो परिवार में रहकर होता है। परिवार में उसकी माता, उसके पिता उसके सबसे पहले प्रथम गुरु होते हैं। कि बच्चा अपने दैनिक जीवन का सबसे बड़ा भाग या दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा घंटे अपने दैनिक जीवन में आने वाली जो गतिविधियां है वो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा व्यतीत करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माता पिता द्वारा ही बच्चों की गुणवत्ता, उनकी अंतःक्रिया तथा उनकी प्रतिमा, उसके मूल्यों को माता पिता के द्वारा दी गई नैतिक तथा चारित्रिक तथा धार्मिक शिक्षा के अकॉर्डिंग उसका मूल्य प्रभावित होते हैं। परिवार में परिवार की परिस्थिति तथा परिवार के सदस्यों से जो बच्चा सीखता है उससे बच्चों के मूल्यों के विकास में वो परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। 1991 में डॉक्टर उर्मिला रानी ने बताया कि परिवार में जो परिस्थितियाँ होती है, जैसे कभी कभी परिवार में कठोर परिस्थिति आ जाती है, जैसे परिवार में माता पिता के बीच में लड़ाई, माता पिता के बीच में कठोर वो कहते हैं ना तलाक की स्थिति होना, माता पिता के बीच में रातों दिन लड़ाई झगड़े होते रहना, किसी माता पिता द्वारा जैसे पिता का दारू पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, कठोर नियम होते हैं किसी परिवार में बच्चों का मतलब एकदम से झगड़ालू परिवार होता है। तो इन परिवारों में क्या होता है कि बच्चों के मूल्यों पर विशेष प्रभाव पड़ता है बच्चों के परिवार के वातावरण को देखकर। अधिकतर देखा गया है कि व्यक्ति का जिस परिवार में माता पिता का तलाक हो जाता है या जिस परिवार में छोटे बच्चे होते हैं और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, घर का मुखिया मतलब पिता मुखिया ना रहकर कोई मतलब छोटा ही परिवार के पालन पोषण को भार अपने ऊपर उठाता है, तो उन व्यक्तियों के परिवार के बच्चे चाहे वो 11-12 वर्ष की अवस्था के हो, चाहे 7-8 वर्ष की आयु के हो, उन आयु वर्ग के परिवार के बच्चों के नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, उनके चारित्रिक मूल्य बहुत ही प्रभावित होते हैं। अतः हम कहते हैं कि जैसे जैसे आयु का विकास होता है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास भी होता है। व्यक्तियों की अमूर्त बुद्धि, सामाजिक सांवेगिकता, दक्षता, मूर्त तथा औपचारिकता वैल्यूज़ यानी निर्धारक मूल्य जो होते हैं जिसमें लैंगिक मुद्दे, आयु, बुद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर, व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति, ये सब किस प्रकार व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा रिकमेंडेशन कमीशन यानी जो स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में जो शिक्षा समितियां हमारे भारत में आई या स्वतंत्रता से पूर्व जो शिक्षा समितियां बनी
उन आयोगों ने किस प्रकार के मतलब अपने सुझाव या अपने समितियों के ने अपने आयोग का गठन करके अपने अपने विचारों को रखा। तो ये हमने इस समितियों के बारे में अपन ने अभी कमेटी के बारे में पढ़ा। जैसे कि सबसे पहले 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व 1937 में महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई वो जो समिति, जिसमें बुनियादी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा पर को महत्व नहीं देते हुए व्यक्ति के मूल्यपरक शिक्षा पर जोर दिया गया। उसके बाद में बाबू लक्ष्मण सिंह आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से, जिसको मुलालियार आयोग के नाम से जानते हैं, 1964 में बनी डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में 1992 में राममूर्ति कमेटी, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCERT की जो सिफारिश है वो 7 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देना, धार्मिक तथा नैतिक मूल्य, यानी समितियाँ जो भी आई, जो भी बनी, उसमें अलग अलग तरीके के शिक्षा के प्रावधानों को और बढ़ाया गया। लेकिन जो पुरानी स्वतंत्रता से पूर्व की जो समितियाँ थी, उन समितियों का भी उन समितियों में के जो सुझाव थे उनका भी बराबर ध्यान दिया गया। यानी ऑल ओवर कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के धार्मिक यानी आध्यात्मिक और नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए आध्यात्मिक तथा व्यक्ति को मूल्यपरक शिक्षा देना, अपने शिक्षा समिति में जोड़ना या शिक्षा देना बालकों के नैतिक विकास के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कुल मिलाकर बालक के शिक्षा में मूल्यपरक शिक्षा पर स्वतंत्रता से पूर्व भी और स्वतंत्रता के पश्चात भी इन शिक्षाओं पर बल दिया गया। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना नया टॉपिक लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में रेड कलर की घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो अपलोड हो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। नमस्कार।